अब तक हमने सुना कि अभिषेक अचानक से वापस आ गया है, लेकिन उसका अजीब बिहेवियर आर्यन के मन में शक पैदा कर देता है। आर्यन को फोन पर एक ऐसी बुरी खबर मिलती है जिसे सुनकर आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अब आगे आर्यन का कॉलेज फ्रेंड फोन पर बताता है कि कॉलेज के पास बने गेस्ट हाउस के एक रूम में रोशनी की बॉडी मिली है। किसी ने रोशनी का रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया है। ये न्यूज़ सुनते ही आर्यन फोन रखता है और अपना माथा पकड़ लेता है। मैंने रोशनी को पहले ही अलर्ट किया था कि वो अजनबियों से सावधान रहे, लेकिन रोशनी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। हो ना हो रोशनी के साथ रेप और फिर उसका मर्डर उसी बंदे ने किया है जिसके साथ रोशनी कल कॉलेज के गेट पर खड़े होकर बात कर रही थी। उस बंदे ने रोशनी को कुछ गिफ्ट भी दिया था। ज़रूर उस बंदे ने पहले रोशनी को महंगे महंगे गिफ्ट देकर अपने झूठे प्यार में फंसाया होगा, और फिर जब रोशनी उस पर विश्वास करने लगी होगी तो उस दरिंदे ने रोशनी के साथ ये सब कर दिया। आर्यन ये सब लैपटॉप के सामने बैठा सोच रहा था। आर्यन रोशनी के मर्डर वाली बात से बहुत दुखी नजर आ रहा था। तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आता है। आर्यन उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। अगर तुम अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो 20 मिनट बाद मुझे उसी रास्ते पर मिलो जहां तुमने उस ऑटो वाले से सिमरन की जान बचाई थी। मैसेज पढ़ने के बाद आर्यन हैरत में पड़ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है, इस मैसेज वाले को कैसे पता कि सिमरन के साथ क्या हुआ था? क्योंकि जब मैंने सिमरन को उस ऑटो वाले से बचाया था उस समय तो वहां पर ऑटो वाले के अलावा दूर दूर तक कोई और इंसान नहीं था। हो ना हो अब तक हुए मर्डर के बारे में ये बंदा बहुत कुछ जानता है, और क्या पता अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब घटनाओं के पीछे ये मैसेज करने वाला ही बंदा हो। अब तो इससे जरूर मिलना पड़ेगा। आर्यन अपना लैपटॉप बंद करके बुदबुदाता है। फिर आर्यन बाइक लेकर उस मैसेज वाले बंदे से मिलने निकल पड़ता है। 5 मिनट पहले ही पहुंच चुका था आर्यन। सड़क किनारे अपनी बाइक स्टैंड पर लगाकर वो बाइक का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और मैसेज वाले बंदे का वेट करने लगता है। 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन आर्यन को उस रोड पर कोई भी बंदा आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तभी आर्यन की नजर आसमान की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि वही चील जिसने उस पर कॉलेज कैंपस में हमला किया था वो उसकी तरफ ही तेजी से आ रही है। आर्यन इधर उधर देखता है और फिर जल्दी से चील से बचने के लिए झाड़ियों में जाकर अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। वो चील काफी नीचे आ चुकी होती है और जहां आर्यन छिपा हुआ था चील उसी एरिया में गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है। फिर कुछ देर चक्कर काटने के बाद वो चील वहां से अचानक से गायब हो जाती है। आर्यन तुरंत झाड़ियों के बीच से निकलकर बाहर आता है। तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। आर्यन एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए मुड़कर देखता है तो सामने 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी मास्क लगाए खड़ा हुआ था। कैसे हो आर्यन? उस मास्क लगाए आदमी ने भारी आवाज में कहा। तुम यहां आ तो गए हो, लेकिन अब जाओगे मेरी मर्जी से। उस मास्क वाले आदमी ने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहा। उस आदमी का चेहरा देखकर आर्यन दंग रह जाता है और उस आदमी को ऊपर से नीचे देखने लगता है, क्योंकि ये वही चेहरा होता था जिस चेहरे को आर्यन ने विक्रम के दिमाग को रीड करते वक्त देखा था। अच्छा, तो अब तक जो भी मर्डर हुए हैं उसके पीछे तुम ही हो। मुझे भी इतने दिनों से तुम्हारी ही तलाश थी, मिस्टर डेविड। आर्यन ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए कहा। सही पहचाना तुमने। अब जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही चुके हो तो ये भी जान लो कि ये सब करने के पीछे मेरा मकसद क्या था। सबसे पहले तो मैं सुरक्षा समिति के लोगों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था जो सालों पहले मेरा हुआ था। इसीलिए पहले मैंने विक्रम और ज्योति को मारा, उसके बाद उस नई ट्रेनी को जिसने हाल ही में सुरक्षा समिति के लिए काम करना शुरू किया था। ये कहकर डेविड जोर जोर से हंसने लगता है। आर्यन खामोशी से डेविड की बातों को सुन रहा था। डेविड की बात पूरी हो जाने के बाद आर्यन बोला, तुम्हारी दुश्मनी सुरक्षा समिति से और उसमें काम करने वाले लोगों से थी। फिर तुमने सिमरन पर जानलेवा हमला और फिर उस मासूम रोशनी का रेप करने के बाद उसका मर्डर क्यों किया? आर्यन ने अपने अंदर का गुस्सा दिखाते हुए कहा।
दोनों पर मेरा दिल जो आ गया था। डेविड ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सिमरन को तो तुमने सही समय पर आकर बचा लिया, लेकिन अफसोस तुम रोशनी को नहीं बचा सके। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे अपना इन्वेंट्री बॉक्स दे दो, ताकि मैं अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकूं। यह सुनकर आर्यन ना में अपना सिर हिलाता है और कहता है, कभी नहीं, मर जाऊंगा लेकिन इन्वेंट्री बॉक्स किसी शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही डेविड आर्यन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आर्यन अपनी गर्दन से डेविड का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहता है। डेविड आर्यन को हवा में ऊपर उठाए जा रहा था और तभी वो अचानक से आर्यन को दूर फेंक देता है, जैसे क्रिकेट में बाउंड्री पर खड़ा खिलाड़ी विकेट कीपर को बॉल थ्रो करता है। आर्यन काफी दूर जाकर गिरता है। कुछ सेकंड्स के लिए तो आर्यन जमीन से उठ ही नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है, मगर तब तक फिर से डेविड आर्यन के पास आ जाता है और मुक्का बनाकर आर्यन को मारने को होता है। लेकिन इस बार आर्यन डेविड का हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। डेविड तभी हंसता हुआ जमीन से उठता है और कहता है, तेरी ताकत देखकर लगता है कि तेरे दूध के सारे दांत टूट चुके हैं। तू अब बच्चा नहीं रहा, थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि मेरा मुकाबला कर सके। डेविड ने आर्यन की खिल्ली उड़ाने के अंदाज में कहा और ये कहकर वो जोर जोर से फिर से हंसने लगा। डेविड एक बार फिर से आर्यन को तभी पकड़ लेता है और 2-3 बार हवा में उठा उठाकर जमीन पर पटकता है। आर्यन के मुंह से सिर्फ आग के सिवाय कोई दूसरी आवाज नहीं निकलती। जल्दी आर्यन को एहसास हो जाता है कि वो बिना रेड डांसिंग शूज के डेविड का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आर्यन जानता है कि अगर वो इस समय डेविड से बचकर भाग भी जाता है तो डेविड इन्वेंट्री बॉक्स लेने के लिए उससे फिर से जरूर टकराएगा और उस वक्त वो डेविड का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका होगा। आर्यन यही सब सोचता हुआ तेजी से अपने बाइक की तरफ बढ़ता है और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। डेविड आर्यन को देखता ही रह जाता है और फिर एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। मुझसे बचकर कहां भागेगा आर्यन, तेरे घर में भी तुझे मैं ही मिलूंगा। डेविड अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहता है। फिर जैसे ही डेविड अपने मुंह पर हाथ फेरता है, उसके चेहरे की आकृति बदल जाती है। डेविड अब दिखने में हूबहू अभिषेक दिखने लगता है। इसका मतलब जिसे आर्यन अभिषेक समझकर खुश हो रहा था, असल में वो अभिषेक की शक्ल में डेविड ही था। आर्यन डेविड को जितना खतरनाक समझ रहा था, डेविड उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। आर्यन तुरंत घर आता है और अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी आवाज आती है। आर्यन बेटा, क्या हुआ? बड़ी हड़बड़ी में दिख रहे हो। सामने खड़ी दादी से बिना कुछ कहे ही अपने रूम में जा रहे हो? दादी ने फिक्र करते हुए पूछा। आर्यन दादी की तरफ देखता है। दादी कुछ नहीं, वो एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, वरना प्रोफेसर क्लास में घुसने नहीं देंगे, इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में था। बेटा, ये तेरी शर्ट पर खून कैसा? और ये तेरे सारे कपड़े धूल में कैसे हो रखे हैं? सच सच बता, बात क्या है? तेरा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ? दादी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। आर्यन दादी को अपने काम से रिलेटेड कुछ भी बता नहीं सकता था, इसीलिए दादी से झूठ बोलना आर्यन की मजबूरी बन गई थी। दादी, वो मेरी बाइक रोड पर स्लिप हो गई थी। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की उंगली में अंटी लगाते हुए कहा। जरूर 80-90 की स्पीड से बाइक चला रहा होगा। अरे कितनी बार कहा है बाइक 40 से ऊपर मत चलाया कर, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब जा अपने रूम में जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। दादी ने आर्यन के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। फिर आर्यन जैसे ही लॉक खोलकर अपने कमरे में घुसता है, अभिषेक बना डेविड वहां पहले से ही बैठा था। आर्यन को देखकर वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। आर्यन मेरे भाई, क्या हुआ? किसी से मार खा के आया क्या? डेविड ने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए कहा। नहीं यार, वो बाइक स्लिप हो गई थी।
आर्यन ने नजर चुराते हुए जवाब दिया। तू दादी को अपने झूठ से बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं, डेविड ने आर्यन की आंखों में देखकर कहा। आर्यन गहरी सांस लेता है और फिर बेड पर बैठ जाता है। अभिषेक, मैं अभी डेविड से मिलकर आ रहा हूं। डेविड? ये वही है ना जिसने सुरक्षा समिति को तबाह करने की कसम खाई हुई है और जो एक के बाद एक हत्या करते चले जा रहा है? तेरी फ्रेंड रोशनी को भी इसी डेविड ने उसका रेप करने के बाद मार दिया था ना? डेविड ने मासूम बनते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुझे डेविड के बारे में इतना सब कैसे पता? आर्यन ने संदेह जताते हुए पूछा। वो भूल गया, तूने ही तो मुझे बताया था, डेविड ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने? आर्यन ने आश्चर्य से कहा। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ना तुझे एक जरूरी बात बतानी है। आज रात को मैं सिमरन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहा हूं, डेविड ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। वाह, ये तो अच्छी बात है, बच गए। अच्छा है आर्यन को मुझ पर शक नहीं हुआ, डेविड ने राहत की सांस लेते हुए मन ही मन कहा। फिर अगली सुबह अभिषेक बना डेविड सिमरन के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुका था। आर्यन के दिमाग में अभिषेक की बातें अब भी घूम रही थीं, जो उसे परेशान भी कर रही थीं। रोशनी के मर्डर की बात तो मैंने अभिषेक को बताई भी नहीं थी, मुझे तो खुद डेविड से पता चली थी जब मैं उससे मिलने गया था। फिर अभिषेक को मेरे से पहले कैसे पता था कि रोशनी का मर्डर भी डेविड ने ही किया है? अब आर्यन को वो सारी बातें याद आती हैं जब अभिषेक वापस लौटकर उसके घर आया था, जो पहले आर्यन ने इग्नोर कर दिया था। सबसे पहले आते ही अभिषेक का अंडा करी खाने के लिए तैयार हो जाना, उसके बाद मंदिर में अभिषेक की पीठ पर दुर्गा माँ का त्रिशूल गिरना, अचानक से मंदिर की घंटियों का बजना, अभिषेक का चुपके से आर्यन के लैपटॉप को चेक करना, अपने वापस आने के बारे में सिमरन को छोड़कर और किसी को ना बताना। ओह, इसका मतलब मेरे साथ जो इतने दिनों से रह रहा था वो अभिषेक नहीं डेविड था। मुझे अब सिमरन को अलर्ट करना पड़ेगा, वो जिस बंदे के साथ में है वो अभिषेक नहीं बल्कि शैतान डेविड है। मैं अभी सिमरन को फोन करके बोल देता हूँ, वो डेविड को कैसे भी करके अपने बातों में फंसा के रखे, मैं उसे बचाने आ रहा हूँ। आर्यन फिर सिमरन को फोन लगाता है, लेकिन सिमरन का फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। आर्यन घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब सिमरन को डेविड से कैसे बचाया जाए। उसे तो ये भी आइडिया नहीं है कि डेविड सिमरन को लॉन्ग ड्राइव के नाम पर कहां लेकर गया होगा। क्या सिमरन का भी रोशनी की तरह ही हाल होगा, या आर्यन सही समय पर पहुंचकर सिमरन को बचा लेगा? क्या डेविड आर्यन से उसका इन्वेंट्री बॉक्स हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि अभिषेक और सिमरन के लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाने के बाद आर्यन को अभिषेक की सच्चाई पता चलती है कि अभिषेक का मुखौटा लगाए वो बंदा डेविड था। अब आगे अभिषेक की सच्चाई जानने के बाद आर्यन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। डेविड अभिषेक का मुखौटा लगाए मेरे साथ इतने दिनों से रह रहा था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। मेरी लापरवाही की वजह से सिमरन की जान पर बनाई है। अगर वक्त रहते मैंने डेविड की लाइव लोकेशन ट्रेस नहीं की तो सिमरन के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या मुझे समर या कालंदी से इस बारे में बात करनी चाहिए? आर्यन खुद से ये सवाल करता है। फिर कुछ सोचने के बाद आर्यन कालंदी को फोन पर अब तक की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता है, जिसे सुनने के बाद कालंदी उसे भरोसा देती है कि वो जल्द ही सिमरन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवा के उसे बताएगी। थोड़ी देर बाद फिर कालंदी आर्यन को बताती है कि सिमरन के फोन की लास्ट लोकेशन जंगल रिजॉर्ट के आसपास की है। अब आर्यन को सिमरन की लोकेशन के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, जिसके बाद आर्यन तुरंत वहां गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक का चेहरा लिए डेविड सिमरन के साथ एक ऐसे होटल में रुका हुआ है जो सुनसान एरिया में था। वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। सिमरन सच्चाई से अनजान डेविड को अभिषेक समझ के उसके साथ एंजॉय कर रही थी। होटल के कमरे में सिमरन और डेविड बेड पर बैठे हुए थे। डेविड ने सिमरन को अपनी बाहों में ले रखा था। सिमरन ने अपना सिर डेविड के सीने में लगा रखा था। सिमरन बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिसकी बाहों में है वो उसका होने वाला जीवन साथी नहीं, बल्कि उसके जीवन की लीला खत्म करने वाला
शैतान डेविड है। डेविड सिमरन के साथ आज वो सब करना चाहता है जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता आया है, पहले रेप और फिर उनका मर्डर। लेकिन डेविड इस बार चरम सुख का आनंद जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि लड़की की राजीबाजी से लेना चाहता था, और इसके लिए उसके पास अभिषेक का चेहरा था ही। बस जरूरत थी तो केवल सिमरन का मूड बनाने की। डेविड रिसेप्शन पर कॉल करता है और एक बड़ी बोतल वोडका की मंगाता है। वोडका? वो किसके लिए? सिमरन ने अपना सिर ऊपर करते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे लिए। वो क्या है ना, लॉन्ग ड्राइव करने की वजह से बिना दारू पिए हम लोगों का मूड ही नहीं बनेगा, और अगर यहां से हम लोग बिना रोमांस किए चले गए तो बाहर की हरियाली बुरा मान जाएगी। डेविड ने सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कब से ये शायरों वाली भाषा बोलने लगे? सिमरन ने अभिषेक का चेहरा लिए डेविड के एक गाल को खींचते हुए पूछा। सिमरन की बात सुनकर डेविड मन में सोचता है, मेरा ज्यादा बोलना मेरी सच्चाई को उजागर कर सकता है। ये सोचकर वो खामोश हो जाता है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई और दलदल, दोनों के बीच एक सकरी रोड। आर्यन इसी रोड पर 100 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वो सिमरन के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है, मगर तभी आर्यन को एक बार फिर से अपनी गाड़ी के आगे चील दिखाई देती है। आर्यन चील को देखकर गाड़ी के शीशे बंद कर लेता है, लेकिन वो चील फिर भी उसे चलती गाड़ी में चोंच मारने की कोशिश करती है। आर्यन चील से बचने के लिए अपनी गाड़ी कभी दाएं मोड़ता है तो कभी बाएं। उस चील से बचने के लिए कभी आर्यन की गाड़ी पहाड़ों से टकराने से बचती तो कभी खाई में गिरने से बचती। तभी वो चील आर्यन की साइड वाली विंडो का शीशा तोड़ देती है, जिसके बाद आर्यन घबरा जाता है और फिर उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है। कोई है? मुझे बचाओ, मेरी गाड़ी दलदल में धंसती जा रही है। आर्यन की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। वो गाड़ी दलदल में डूब चुकी है और आर्यन भी कमर तक दलदल में धंसने लगता है। लगता है यहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है अब मेरा दलदल में डूबकर मरना निश्चित है। मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, लेकिन मुझे चिंता सिमरन और अभिषेक को लेकर है, क्योंकि मेरी मौत से इन दोनों की जिंदगी पर भी मौत के काले बादल छा जाएंगे। आर्यन ये बातें खुद से बोल रहा था कि तभी अचानक से आर्यन को अपनी तरफ आते हुए एक रस्सी दिखाई देती है। कुछ लोग आर्यन की आवाज सुनकर दलदल की तरफ आते हैं और आर्यन को देखकर उसकी तरफ रस्सी फेंकते हैं। आर्यन उस रस्सी को पकड़कर खाई से बाहर निकल जाता है और सभी लोगों का धन्यवाद करता है। वहीं होटल के कमरे में डेविड और सिमरन दोनों अपने अपने पैक खत्म कर चुके थे। शॉर्ट कपड़े पहने सिमरन भी मूड में आ चुकी थी और वो पास बैठे डेविड के खुद से कपड़े उतारना शुरू कर देती है और डेविड को सीने पर किस करने लगती है। तभी डेविड भी सिमरन के बाल पकड़कर उसे वाइल्ड तरीके से किस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से सिमरन डेविड को धक्का देती है और पीछे हट जाती है। कौन हो तुम? तुम मेरे अभिषेक नहीं हो। मेरा अभिषेक कभी रोमांस करते हुए इतना वाइल्ड नहीं था। सच बताओ, कौन हो तुम, वरना मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। सिमरन ने अपने आप को चादर से लपेटते हुए कहा, अब जब तुम ये जान ही चुकी हो कि मैं तुम्हारा अभिषेक नहीं हूं, तो चलो तुमको अपना असली चेहरा भी दिखा ही देता हूं। वो क्या है ना, असली चेहरे के साथ तुम्हारे साथ रोमांस करने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। डेविड ये कहते हुए अपने चेहरे पर जैसे ही हाथ फेरता है, वो अपने 6 फीट वाले शरीर में आ जाता है। देखो, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना। सिमरन जितना पीछे हट रही थी, डेविड उसके उतने ही करीब आता चला जा रहा था। पीछे चलते चलते सिमरन दीवार से टकरा जाती है। सिमरन की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। सिमरन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, आर्यन का। सिमरन को पूरा यकीन था कि आर्यन उसे ढूंढता हुआ उसे बचाने जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने तेज आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए सिमरन को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। आर्यन को यकीन था कि डेविड सिमरन के साथ कहीं सुनसान जगह पर ही ठहरा होगा। तभी आर्यन की नजर एक होटल पर पड़ती है, जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यही तो है जंगल रिजॉर्ट। कालिंदी ने मुझे यहीं की लोकेशन दी थी। ये सोचकर आर्यन तुरंत उस होटल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आगे चलना शुरू कर देता है।
होटल के नजदीक पहुंचकर आर्यन को किसी के चीखने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर आर्यन का यकीन पक्का हो जाता है कि डेविड सिमरन के साथ इसी होटल में है। आर्यन होटल के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि होटल के अंदर उसे कोई भी होटल स्टाफ नहीं दिखता। यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, आर्यन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। मगर तभी आर्यन को फिर से ऊपर बने रूम से एक चीख सुनाई देती है। ये तो सिमरन की आवाज है। आर्यन तुरंत सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर बने रूम की तरफ भागता है। चीख और चीख, जितना जोर से चीखना है चीख। यहां तेरी आवाज सुनने के लिए जंगली जानवरों के सिवाय और कोई नहीं है। तो जितना चीखेगी तेरे खून में उतनी ही गर्मी बढ़ेगी और फिर मुझे तेरे साथ और ज्यादा आनंद आएगा, डेविड ने वासना में तड़पते हुए कहा। डेविड सिमरन की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे शेर घात लगाए अपने शिकार की ओर बढ़ता है, और उसे ऐसे आगे बढ़ते देख सिमरन तभी खिड़की खोलकर नीचे कूद जाती है। पीछे की तरफ जंगल था और सेकंड फ्लोर से कूदने के कारण सिमरन के पैर में चोट भी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं और आगे की ओर भागने लगी। सिमरन को भागते देख डेविड भी खिड़की से कूद के उसके पीछे भागता है। गलियारे से जाते हुए आर्यन की नजर तभी उसी ओर पड़ती है। वो देखता है कि सिमरन पीछे जंगल की ओर भागी जा रही है और उसके पीछे डेविड है। आर्यन भी तभी गलियारे की खिड़की खोलकर कूद जाता है और डेविड के पीछे भागता है। जंगल में सिमरन का पीछा करते हुए डेविड सिमरन को पकड़ लेता है, मगर तभी पीछे से एक जोर की आवाज आती है, सिमरन को छोड़ दे। ये सुनकर डेविड तुरंत मुड़कर पीछे देखता है। वो पाता है कि सामने आर्यन गुस्से में लाल पीला हुआ अपनी भौवें चढ़ाए हुए खड़ा था। आर्यन को देखते ही सिमरन की आंखों में चमक आ जाती है। तो तू यहां भी आ गया? तू सिमरन को मुझसे बचाएगा, जो खुद उस दिन अपनी जान बचाकर भाग गया था? डेविड ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। मेरा उस दिन भागना मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। मुझे तुझ पर शक तो कई बार हुआ था कि तू अभिषेक नहीं हो सकता। अभिषेक की शक्ल में कोई शैतान है, लेकिन तेरी पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं खामोश था। अब मैं तेरी सच्चाई जान चुका हूं। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आर्यन तेजी से ये कहते हुए डेविड की तरफ बढ़ता है और जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारता है। डेविड भी पलटकर आर्यन पर मुक्का बनाकर मारता है, लेकिन तभी आर्यन थोड़ा नीचे झुक जाता है और उसे मुक्का लगने से बच जाता है। मगर तभी आर्यन को माइग्रेन का दर्द महसूस होने लगता है। आर्यन अपना सिर पकड़ लेता है। यह देखकर डेविड तुरंत आर्यन पर वार करने ही वाला होता है कि तभी सिमरन पीछे से डेविड को पकड़ लेती है, जिसके बाद डेविड सिमरन को जोर से धक्का देता है। सिमरन का सिर पत्थर से लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब डेविड आर्यन को घूर कर देखे जा रहा था और फिर वो जोर से आर्यन के ऊपर एक भारी पत्थर उठाकर वार करता जाता है। आर्यन जमीन पर गिर जाता है और आर्यन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसे डेविड का चेहरा धुंधला होता दिखाई दे रहा था, जो जोर जोर से शैतानी हंसी हंस रहा था। आर्यन कई बार जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। तभी आर्यन को अभिषेक की एक बात याद आती है। बचपन में जब दोनों फाइट खेलते थे तो मजबूत शरीर होने की वजह से अभिषेक हर बार जीत जाया करता था और आर्यन को अपने कमजोर शरीर पर गुस्सा आता था। तब अभिषेक उसे समझाता था कि ताकत सिर्फ शरीर में ही नहीं, दिमाग में भी होती है। और फिर अगली बार आर्यन अभिषेक से दिमाग से लड़ता है और जीत जाता है। फिर आर्यन अभिषेक की यादों से बाहर निकल आता है और पूरी ताकत के साथ जमीन से उठता हुआ गहरी सांस लेता है और फिर तेजी से डेविड की ओर बढ़ता हुआ उसके सीने में अपनी कोहनी से जोर से मारता है, जिसके बाद डेविड कराहते हुए अपना पेट पकड़ लेता है। फिर आर्यन डेविड के हाथ से लोहे की रॉड छीनकर उस पर अंधाधुंध वार करता जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड के शरीर के हर हिस्से से खून की धार निकलना शुरू हो जाती है। आर्यन डेविड पर तब तक वार करता रहता है जब तक डेविड की सांसें उसका साथ नहीं छोड़ देती हैं। डेविड का काम तमाम करने के बाद आर्यन सीधा सिमरन की तरफ भागता है, जो बेहोश पड़ी हुई थी। आर्यन सिमरन का सिर अपनी गोद में रखता है। सिमरन, अपनी आंखें खोलो सिमरन। देखो, उस डेविड को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। उठो सिमरन,
अपनी आंखें खोलो। आर्यन सिमरन की ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए कहता है, लेकिन सिमरन कुछ बोल नहीं रही है। क्या सिमरन जिंदा बच पाएगी? क्या अभिषेक कभी सच में वापस आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब पूरे जंगल में शांति छा चुकी थी। आर्यन कार का सहारा लिए बैठा था और गहरी गहरी सांस लिए जा रहा था। आर्यन ने अपना फोन निकाला और समर को मैसेज भेज दिया, डेविड को मार दिया है। मैं यहाँ जंगल में सिमरन के साथ हूँ, जल्दी से एम्बुलेंस के साथ आओ। इसी के साथ ही उसने व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भी भेज दी। मैसेज भेजकर अचानक आर्यन को सिमरन का ध्यान आया। उसने इधर उधर नजर घुमाई। सिमरन कार की दूसरी तरफ बेहोश पड़ी थी। उसका पूरा सूट खून से लथपथ था। खून देखकर आर्यन को झटका लगा। वो तुरंत सिमरन की तरफ दौड़ा। वो सिमरन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। सिमरन, उठो सिमरन, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहाँ, उठो सिमरन। ये बोलते बोलते आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। आर्यन पागलों की तरह सिमरन को उठाने की कोशिश करता रहा। कभी उसके बालों को पीछे करके गाल को अपने हाथों से सहलाता, तो कभी उसके हाथों को अपने हाथों से रगड़कर गर्माहट देता। इतने सब के बाद भी सिमरन वैसी की वैसी पड़ी रही। आर्यन नहीं जानता था कि उसे नकली अभिषेक की हरकतों को नजरअंदाज करने का ये फल मिलेगा। आर्यन तभी पास ही बह रहे एक झरने से पानी लाकर उसकी कुछ बूंदें सिमरन के चेहरे पर छिड़कता है, जिसके बाद तभी सिमरन के शरीर में कुछ हरकत हुई। ये देखकर आर्यन ने थोड़ी और पानी की बूंदें छिड़की, फिर बोतल से सिमरन को पानी पिलाया और बैठे ही बैठे सिमरन को अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? ये बोलते बोलते आर्यन बेतहाशा रोने लगा। वो अब सिमरन को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करना चाहता था। तभी उसे ख्याल आया कि भले ही वो सिमरन से प्यार करता है, लेकिन अभिषेक और सिमरन की शादी होने वाली है। ये सोचते ही आर्यन ने आंसू पोंछते हुए सिमरन को खुद से अलग किया। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई ना? आर्यन ने सिमरन के हाथ पैर देखते हुए कहा। हाँ ठीक हूं मैं, तुम ठीक हो? सिमरन ने पूछा। हाँ मैं भी ठीक हूं। दरअसल लड़ाई के दौरान आर्यन के घुटने पर और छाती पर चोट आई थी और न जाने कितनी गुम चोट जो अभी गर्म माहौल की वजह से उसे पता नहीं चल रही थी। लेकिन वो ये सब बातें बताकर सिमरन को परेशान नहीं करना चाहता था। दूर से तभी कुछ गाड़ियों की आवाज के साथ लाइट दिखाई देने लगी। आर्यन समझ गया था कि रक्षा समिति के लोग आ चुके हैं। आर्यन अपना हाथ हिलाकर सुरक्षा समिति के लोगों को बुलाने लगता है। हम लोग यहाँ हैं। सुरक्षा समिति के लोगों ने तभी आकर तुरंत ही आर्यन के आसपास घेरा लगा लिया। तुम ठीक हो ना? कहाँ कहाँ चोट आई है? समर ने आर्यन की हालत देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप लोग पहले सिमरन को एम्बुलेंस में लेकर जाइए, आर्यन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। तभी फिर कालंदी कुछ लोगों के साथ एक स्ट्रेचर लेकर आई और सिमरन को एम्बुलेंस में बिठाकर वापस आ गई। डॉक्टर सिमरन की जांच कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, कालंदी ने आश्वासन देते हुए आर्यन से कहा। आर्यन ने यह सुनकर हामी में सिर हिला दिया। जब तुम्हें डेविड के बारे में पता चला तो हमें क्यों नहीं बताया? हम टीम भेज देते। समर ने आर्यन पर गुस्सा करते हुए कहा। जल्दबाजी में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहता था, आर्यन ने अपने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। और तुम्हारे इस बचपने की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं डिपार्टमेंट में क्या जवाब देता? इस पर आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, बस उसने अपनी नजरें झुका लीं। अच्छा ये बताओ, डेविड की लाश कहाँ है? समर ने बात पलटते हुए कहा। वहां 100 मीटर दूर बड़े से पेड़ के पास, आर्यन ने उंगली से इशारा करके बताया। इसके बाद आर्यन, समर और कालंदी मिलकर डेविड की लाश के पास गए। कालंदी डेविड की लाश का मुआयना करने लगी। उसने उसकी चोटों को देखा, उसकी जेबें टटोलीं, उसका फ़ोन ले लिया और उसकी जेब में एक छोटी सी डायरी भी मिली। इन सभी सामानों को कालंदी इकट्ठा कर ही रही थी कि तभी समर की नज़र लाश के हाथ पर गई और देखते ही देखते समर का हल्का मुस्कुराता सा चेहरा तनाव से भर गया। क्या हो गया सर, आप परेशान लग रहे हैं?
आर्यन ने समर के चेहरे का हाव भाव पढ़ते हुए कहा। कुछ नहीं, समर ने बात को टालते हुए कहा। सर, डेविड के पास में सिर्फ ये 2 चीजें मिली हैं। कालिंदी ने समर को मोबाइल और डायरी देते हुए कहा। समर के चेहरे का तनाव कम नहीं हो रहा था। उसने उसी तनाव में मोबाइल और डायरी ले लिए और उन्हें बिना देखे ही एविडेंस बॉक्स में रख दिए। कालिंदी, तुम टीम को थोड़ी देर बाद यहाँ भेज देना, लाश की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और देखना यहाँ कोई आए ना। मुझे आर्यन से अकेले में कोई ज़रूरी बात करनी है। ठीक है सर। कालिंदी ये कहते हुए एविडेंस बॉक्स को लेकर चली गई। क्या बात है सर? आर्यन ने समर को एकटक देखते हुए कहा। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने ही डेविड को मारा है? ये कैसा सवाल है सर? आर्यन ने कुछ समझ ना आने के अंदाज में बोला। देखो आर्यन, मुझे तुम्हारी काबिलियत पता है, लेकिन इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तुमने डेविड को मारा है। समर ने अपना तर्क रखते हुए कहा। ऐसा क्यों? आप जानते तो हो कि मैंने ही मारा है, और क्या सबूत चाहिए? यहाँ पर मेरे और सिमरन के अलावा और कोई भी नहीं था, तो जाहिर है मैंने ही मारा है। समर आर्यन की इस बात का कोई जवाब देता, इससे पहले ही समर के फ़ोन की बेल बजी। हेलो। हाँ सर, डेविड मर चुका है। वो हमारे डिपार्टमेंट में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ है, आर्यन, उसी ने मारा है। समर ने फिर एक पल रुककर आर्यन को देखते हुए आगे कहा। सर, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, उसने ही मारा है। हमारे पास एविडेंस भी है। ठीक है सर, ओके। मैंने कहा था ना, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि आखिर कैसे लेवल 1 के लड़के ने लेवल 3 के शैतान को मार दिया। यह नामुमकिन है, समर ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा। सर, मैं इससे ज्यादा विश्वास नहीं दिला सकता, आर्यन ने हार मानते हुए कहा। मैं समझ सकता हूं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें डेविड के हाथ में कोई अंगूठी मिली थी क्या? समर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। अंगूठी? नहीं तो, पर क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तुम्हें भी चोट आई है, जाकर एम्बुलेंस में डॉक्टर को दिखा दो, समर ने आर्यन को देखते हुए कहा। आर्यन एम्बुलेंस की ओर जाने लगा। पीछे समर गहरी सांस लेते हुए अपने माथे का पसीना पोंछने लगा और अपना फ़ोन निकालकर किसी नंबर पर मैसेज भेज दिया। फिर जब आर्यन एम्बुलेंस में पहुंचा तब तक सिमरन का ट्रीटमेंट हो चुका था। बस हाथ में थोड़ी बहुत खरोंच आई है, बाकी थोड़ा सदमा भी लगा था जिस वजह से बेहोश हो गई थी। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने सिमरन को दवाई देते हुए आर्यन से कहा। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आर्यन की पट्टी कर दी और कुछ दवाइयाँ भी दे दी। आपको तो ज़्यादा चोट आई है, कम से कम 1 हफ्ता आराम करना पड़ेगा, ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, सिमरन ने तभी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। पहले मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने खतरनाक गेम को खेलकर अभिषेक को वापस ला पाओगे, पर आज पूरा यकीन हो गया है, सिमरन ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा। मगर आर्यन ने कुछ बोला नहीं, उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन, समर सर बुला रहे हैं, तभी कालिंदी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर आर्यन जब समर के पास गया तो समर 3-4 लोगों के साथ मिलकर बातें कर रहा था। लो, मिलो आज के शाम के हीरो से, आर्यन, समर ने लोगों का ध्यान आर्यन की तरफ करते हुए कहा। अरे वाह आर्यन, तुमने आज वो कर दिखाया जो सुरक्षा समिति के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया, समर के पास खड़े एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी समर बता रहा था कि तुम बस 1 लेवल पर हो, हमें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कर सकते हो, दूसरे आदमी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू सर, आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्यन, तुम्हारी आज की बहादुरी के लिए हम सब कल साथ में डिनर करते हैं, और हाँ, यशवर्धन सर ने तुम्हें बधाई देने के लिए कहा है, वो बहुत खुश हैं। ये बोलते बोलते मानो समर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। आर्यन सिमरन के साथ घर की ओर रवाना हो गया। घर पर पहुंचते ही दादी ने आर्यन की हालत देखते हुए घबराकर कहा, क्या हो गया तुझे, सब ठीक तो है ना? आर्यन को एकदम से कुछ समझ नहीं आया। उसने तभी कहा, कुछ नहीं दादी, वो सिमरन को साइकिल पर स्टंट मारकर दिखा रहा था तो गिर गया।
कितनी बार कहा है मत किया कर ये स्टंट विस्टंट। दादी ने नाराज होकर आर्यन को डांटते हुए कहा। ठीक है दादी, पर अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं? आर्यन ने बचकाना मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जा, तेरे पास दादी से बात करने के लिए वक्त ही कहाँ है। दादी, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, आपके सब पैंतरे जानता हूं मैं। आर्यन ने दादी को छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, जा सोने और अपना ध्यान रखा कर। दादी ने आर्यन के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूमा। आर्यन अपने कमरे में जाकर सोने ही वाला था कि तभी अचानक उसके फोन पर लगातार मैसेज आने लगे। ये मैसेज समर के थे। इतने दिनों में समर ने कभी भी इतनी रात गए आर्यन को मैसेज नहीं किया था। जरूर ही कोई जरूरी बात होगी। एक जरूरी काम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगले 20 मिनट में कार तुम्हारे घर के पास होगी, उसमें बैठ जाना। आर्यन ने मैसेज पढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के 1 बजे कौन सा जरूरी काम हो सकता है, और अगर समर ने बुलाया है तो जरूर ही कोई बहुत बड़ी बात है। इसी तरह सोचते सोचते 20 मिनट भी गुजर गए। आर्यन चुपके से धीमे कदमों से अपने घर से निकला और कार में जाकर बैठ गया। कार में समर पहले से ही बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी जिसे वो बहुत जल्दी पी रहा था। लगातार एक के बाद एक 5 सिगरेट पीने के बाद आखिर में तभी आर्यन ने पूछ ही लिया। क्या बात है सर, आपने इतनी रात गए बुलाया? सब ठीक तो है ना? आर्यन ने थोड़ा अटकते हुए कहा। यस, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। समर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तो सर, आपने इतनी रात गए क्यों बुलाया? आर्यन ने पूछा। तुम्हें एक काम करना होगा, समर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कैसा काम? आर्यन समर को एकटक देखता रहा। तुम्हें अपनी मेमोरी स्किल का इस्तेमाल डेविड की लाश पर करना होगा, समर ने एक ही सांस में कह डाला। लेकिन सर, ये तो नियमों के खिलाफ है। हम अपनी स्किल का इस्तेमाल बाहर या किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते। ये कहते हुए मानो आर्यन की सांसें अटक गई हों। मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हें करना होगा, समर ने मानो ऑर्डर देते हुए कहा। फिर अगले कुछ मिनटों में आर्यन और समर सुरक्षा समिति के खुफिया दरवाजे पर खड़े थे। वहां से होकर वो अंदर गए, फिर एक बड़े से मुर्दा घर में घुस गए। वहां घुसते ही आर्यन को ठंड लगने लगी, क्योंकि लाशों को बर्फ में रखा जाता है ताकि वो सड़े ना। समर ने तभी डेविड की लाश को बाहर निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। फिर आर्यन धीरे धीरे लाश के पास आया और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने फिर अपना दायां हाथ डेविड की लाश के सिर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन की सांसें तेज चलने लगी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। आखिर आर्यन को ऐसा क्या दिखा डेविड की मेमोरी में? क्या आर्यन डेविड की मेमोरी से वापस आ पाएगा या फिर वहीं फंस कर रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि कैसे आर्यन ने डेविड को मारकर सिमरन को बचाया, लेकिन इन सब के बाद भी किसी को यकीन नहीं होता कि आर्यन डेविड को मार सकता है। बाद में रात को आर्यन के पास समर का मैसेज आता है कि उसे नियमों के खिलाफ जाकर डेविड की मेमोरी पढ़नी होगी। अब आगे अचानक एक झटके के साथ आर्यन की आंख खुलती है। समर तभी तुरंत उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या दिखा तुम्हें? कुछ नहीं, हर जगह अंधेरा था। मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे दबोच लिया है। आर्यन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहां पर। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, समर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और फिर से डेविड की मेमोरी में जाने लगा। सबसे पहले आर्यन के कानों में कुछ बच्चों के खेलने की आवाज गूंजी। तभी उनमें से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। जो आर्यन देख रहा था वो सब बोलता भी जा रहा था। डेविड, अब से तू हमारे साथ नहीं खेल सकता।
एक बच्चे ने डेविड को धक्का देते हुए कहा। क्यों? तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो ना? डेविड ने जमीन से उठते हुए कहा। हमारे मम्मी पापा ने कहा है कि गरीब लोगों के साथ नहीं खेलना। दूसरे लड़के ने कहा। मैं बड़ा होकर अमीर बन जाऊंगा, सच्ची। डेविड ने कसम खाते हुए कहा ना हमें तेरे साथ नहीं खेलना, अब जा यहां से। सभी बच्चे डेविड को धक्का देकर भगाने लगे और जोर जोर से डेविड की हालत पर हंसते रहे। डेविड रोते हुए घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां जल्दबाजी में सामान पैक कर रही है। मां, हम कहां जा रहे हैं? डेविड ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बहुत दूर, अब जल्दी चल। डेविड की मां उसका हाथ पकड़कर और दूसरे हाथ में एक थैला लेकर निकल पड़ी। पापा कहाँ हैं? वो नहीं जा रहे क्या हमारे साथ? भागते भागते डेविड ने अपनी मां से पूछा। तेरे पापा बाद में आएंगे। ये कहकर वो दोनों फिर से भागने लगे। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो गांव का झुंड उनकी ओर ही आ रहा था। किसी के हाथ में लाठियां थीं, किसी के हाथ में मशाल, किसी के हाथ में तलवार थी, तो कोई बीच रास्ते में हवा में गोलियां चलाता हुआ आ रहा था। फिर देखते ही देखते उन लोगों ने डेविड के घर को आग के हवाले कर दिया। ये देखकर डेविड सहम गया। किसी तरह डेविड और उसकी मां अपनी जान बचाकर दिल्ली शहर पहुंचे। डेविड पढ़ाई में अच्छा था, किसी तरह उसकी स्कॉलरशिप लग गई, लेकिन कॉलेज में भी उसके साथ बदतमीजी होती रही। उसे कॉलेज में ही एक लड़की प्रज्ञा पसंद आई, लेकिन उनका रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। मेरे अपने भी कुछ शौक हैं जो तुम पूरा नहीं कर सकते। कब तक तुम्हारे साथ पैदल चलूंगी? प्रज्ञा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं वादा करता हूं अगले 3 सालों में इतना अमीर बन जाऊंगा कि जो तुम कहोगी वो दिलवाऊंगा। बस मुझे छोड़कर मत जाओ, डेविड ने प्रज्ञा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हारे वादे का क्या मैं अचार डालूं? बहुत लड़के हैं मेरे पीछे जिनके पास लग्जरी कार जैसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। यह कहकर प्रज्ञा डेविड को छोड़कर चली गई। डेविड वहीं पर बैठा रोता रहा। तभी उसके पास एक पार्सल आया। बाहर लिखा था कि अगर अमीर बनना चाहते हो तो दिए हुए टास्क पूरे करो। इसी तरह डेविड सुरक्षा समिति से जुड़ गया। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगा, सभी टास्क पूरे करता और अपनी शक्तियां बढ़ाता जाता। लेकिन इतने सब के बाद भी सुरक्षा समिति में उसके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। ओए, फटाफट कॉफी लेकर आ, विक्रम ने डेविड से कहा। कॉफी लाना मेरा काम नहीं है, आप नौकर को बोल दो, डेविड ने आराम से कहा। मुझसे जुबान लड़ाता है, जानता भी है मैं कौन हूं। विक्रम ने यह कहकर डेविड के एक जोरदार तमाचा लगा दिया। तेरी पूरी हिस्ट्री जानता हूं। भिखारी को थोड़े पैसे क्या मिलने लगे, सर पर चढ़ रहा है, अपनी औकात में रहा कर। डेविड अपने गाल पर हाथ रखे चुपचाप खड़ा रहा। कोई भी उसका साथ देने नहीं आया, बल्कि हर कोई हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से डेविड कभी भी सुरक्षा समिति में नहीं आया, बल्कि कई सालों तक अपनी ताकत बढ़ाता रहा और शैतानी शक्तियों के साथ जाकर मिल गया। पूरी जिंदगी मैंने गालियां खाते हुए काटी हैं, लेकिन अब और नहीं। मैं उस हर एक इंसान को मार दूंगा जिसने थोड़ा सा भी पाप किया होगा। वैसे भी इस धरती पर आबादी बहुत बढ़ गई है, कुछ लोगों के मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कसम खाता हूं अपनी मां की, सब कुछ खाक कर डालूंगा। जैसे ही डेविड ने यह शपथ ली, पूरी शैतानी शक्तियों ने एक तेज हुंकार भरी। आर्यन अचानक डेविड की मेमोरी में से वापस आ गया और तिरस्कार भरे भाव से कहने लगा, इन सब में डेविड की कोई गलती नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जा सकता आर्यन। मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर हमें स्थिति संभालनी होगी, समर ने आर्यन को समझाते हुए कहा। आपने सुना नहीं सुरक्षा समिति में उसके साथ क्या हुआ? आर्यन ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। वो सब बहुत पहले की बात है, उसके बाद से नए नियम भी बन गए हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता, समर ने कहा। पर यह सब गलत है। अच्छा, तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बैठो। एक बार एक पेंटर को टास्क मिला कि दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे बदसूरत आदमी की तस्वीर बनाओ। उस पेंटर ने बहुत ढूंढा, तब जाकर उसे एक बच्चा मिला जो कि बहुत खूबसूरत था। पेंटर ने उसकी तस्वीर बना दी, लेकिन कई सालों तक सबसे बदसूरत इंसान नहीं मिला। फिर करीब 30 साल बाद उसे एक आदमी मिला जो सबसे बदसूरत लग रहा था। अच्छे कपड़े भी नहीं थे, शक्ल भी गंदी थी। पेंटर ने उससे पूछा, कहाँ थे इतने सालों तक? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। सुंदर इंसान तो मिल गया था, पर
बदसूरत नहीं मिल रहा था। फिर जब उस बदसूरत इंसान ने खूबसूरत बच्चे की तस्वीर देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि ये मेरे बचपन की तस्वीर है। इसका मतलब ये कि अच्छा और बुरा इंसान सभी में होता है, पर कौन किसको खोजता है ये जरूरी है। समर ने आर्यन को समझाया। आर्यन ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तुम्हें उसकी मेमोरी में कोई अंगूठी दिखी क्या, या फिर उसने कहीं वो अंगूठी रखी हो? समर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। मगर इससे पहले कि आर्यन कोई जवाब देता, किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। फिर आर्यन और समर वहां से चुपचाप निकल गए। घर पहुंचकर आर्यन सोने ही वाला था कि तभी उसे रोबोटिक आवाज सुनाई दी। हेलो समीर उर्फ आर्यन, जैसा कि दूसरे टास्क पर पहुंचने के लिए एक टास्क रियल लाइफ में किया था, उसी तरह एक बार फिर तुम्हें अगले टास्क पर पहुंचने के लिए असली दुनिया में एक टास्क पूरा करना होगा। बाकी नियम तुम जानते ही हो। उम्मीद करता हूं तुम टास्क सुनने के लिए तैयार हो। हाँ, मैं तैयार हूं, आर्यन ने दिन भर की थकावट के साथ कहा। तुम्हें किसी जिंदा औरत का दिल निकाल कर लाना है और इसके लिए तुम किसी की मदद भी ले सकते हो, लेकिन याद रहे, एक से ज्यादा व्यक्ति को इसके बारे में पता लगने पर तुम्हें हारा हुआ माना जाएगा। ये टास्क ठीक 48 घंटे बाद शुरू करना होगा और 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा भी करना होगा। उम्मीद करता हूँ तुम इसे पूरा कर लोगे। ये सुनकर आर्यन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर किसी जिंदा औरत का दिल कैसे निकाला जा सकता है? अगर मैंने मार कर निकाला तो नैतिकता कम होगी। ये किस तरह के टास्क देकर फंसा देते हैं? आर्यन ने झुंझलाहट में कहा। यह सोचते सोचते कब आर्यन की आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। फिर अगले दिन जब आर्यन सुरक्षा समिति के ऑफिस में पहुंचा तो सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाकर आर्यन का स्वागत किया। आर्यन को महसूस हो रहा था कि वाकई में उसने बहुत बड़ा काम किया है। आर्यन को समर के ऑफिस में लाया गया। वहां पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। आर्यन धीरे से तभी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुमने डेविड को मारकर हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऊपर कर दिया है, लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में खटक रहा है। यशवर्धन ने थोड़ा रुक कर कहा। वो क्या सर? आर्यन ने पूछा। डेविड शैतानों के लेवल 3 पर था। इसका मतलब है यहां से लेवल 4 का आदमी भी उसको मार नहीं सकता था। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने लेवल 1 पर होते हुए भी ये कैसे कर दिया? यशवर्धन ने अपनी बात रखते हुए कहा। सर, मैं खुद नहीं जानता कि यह सब कैसे हो गया। बस इतना याद है कि मैं उससे लड़ाई में बुरी तरह जूझ रहा था। आर्यन ने एक एक शब्द को जमा कर कहा। ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, पर यह बताओ कि जब तुमने डेविड को देखा तो डिपार्टमेंट में किसी को फोन क्यों नहीं किया, मदद क्यों नहीं मांगी? मैंने यही बात समर सर को भी बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह हाथों से निकल जाए। ठीक है, और कुछ बात हुई तो तुमसे पूछेंगे। यशवर्धन ने अपनी बात खत्म की। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछूं? आर्यन ने थोड़ा रोक कर पूछा। हाँ, पूछो। यशवर्धन ने आर्यन को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। आपने कभी जानने की यह कोशिश नहीं की कि डेविड जो अपने काम में माहिर था, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था, जिसने सुरक्षा समिति को अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया, वो अचानक शैतानों के साथ जाकर क्यों मिला? आर्यन ने कमरे में बैठे एक एक आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन कुछ ऐसा सवाल पूछ बैठेगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी यशवर्धन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। वो एक समझदार इंसान था, उसे सही गलत की पहचान थी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। पिछली रात को जब से आर्यन ने डेविड की मेमोरी पढ़ी है, तब से उसके दिमाग में बस यही कहानी घूमे जा रही है। कभी कभी उसे खुद पर गुस्सा भी आता कि उसने डेविड को क्यों मारा, पर बाद में खुद को ये कहकर वो दिलासा देता है कि वो अच्छा इंसान नहीं था। आज नहीं तो कल उसके साथ यही होना था। माहौल थोड़ा ठंडा होने लगा था। तभी समर ने आर्यन को कोने में ले जाकर कहा, आर्यन, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछा करो, ऐसे सर से पूछना सही नहीं है। समर ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस समर को देखता रहा। अच्छा, याद है ना, आज रात डिनर है, तुमको आना पड़ेगा। सॉरी सर, बहुत दिनों से दादा दादी के साथ वक्त नहीं बिताया। आज उनके साथ डिनर करने का प्लान है। हम लोग किसी और दिन करते हैं। ये सुनते ही समर का मुंह उतर गया। पूरे कमरे में हंसी मजाक शुरू हो चुका था।
हर कोई खुश नजर आ रहा था। तभी एक आदमी दौड़ते हुए कमरे में घुसा। उसके हाथ में फोन था। उसने कहा, सर, आपके लिए बहुत जरूरी फोन है। उसने हांफते हुए यशवर्धन को फोन दिया। यशवर्धन ने जैसे ही फोन अपने कानों पर लगाया तो वहां से एक आवाज सुनाई दी, चीफ जस्टिस अरुण शुक्ला का मर्डर हो गया है। खबर सुनते ही कमरे में सबका चेहरा पीला पड़ गया। आखिर कौन थे अरुण शुक्ला जिनका मर्डर हुआ था? कौन था जिसने उनका मर्डर किया? और किसी जिंदा औरत का दिल निकाल कर लाना, वो भी अपनी नैतिकता को खोए बिना, ये टास्क आर्यन कैसे पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि घर आने पर आर्यन को नया टास्क मिलता है जिसमें उसे जिंदा औरत का दिल निकाल कर लाना है। फिर जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चीफ जस्टिस अरुण शुक्ला का मर्डर हो गया है। अब आगे। पूरे कमरे में तनाव का माहौल था। कोई भी नहीं जानता था कि अब आगे क्या करना है। ये खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर खबर बाहर निकली तो स्थिति खराब हो सकती है। यशवर्धन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। सभी लोगों ने हामी में अपना सिर हिलाया और एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। सभी लोग बाहर निकलकर ऐसा दिखने की कोशिश कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि यह कितनी बड़ी घटना है। दूसरी ओर आर्यन जब शाम को घर पहुंचा तब तक डिनर की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। सिमरन भी आ चुकी थी और वो खाने में दादी का हाथ बटा रही थी। कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पर थे। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में ही रुक गया। उसे तभी एक बच्चा दिखाई दिया जो दौड़ता हुआ उन्हीं की टेबल के पास आ रहा था। ये बच्चा किसका है और यहां कहां से आया? आर्यन ने इशारा करते हुए कहा। क्यों मजाक कर रहा है? कहां है कोई बच्चा? दादी ने आर्यन से कहा। यह सुनते ही आर्यन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो बच्चा उसे दिखाई दे रहा है वो किसी और को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। आर्यन की नजरें सिर्फ उसी बच्चे की तरफ थीं। वो देख रहा था कि कैसे बच्चा कभी सिमरन की पीठ से होकर उसके सर पर बैठ रहा था, फिर खुशी से उछल रहा था। कभी वो दादा दादी के पैरों से लिपट कर लटक रहा था। वो पूरी टेबल पर घूम चुका था, लेकिन टेबल पर रखा खाना ज्यों का त्यों था। खाना तो खा ले। दादी ने आर्यन को टेबल से उठते हुए देखकर कहा। अभी आता हूं, 10 मिनट में। आर्यन जैसे ही टेबल से उठा वो बच्चा भी आर्यन के पीछे पीछे हो लिया। आर्यन ने फिर कमरे में जाकर दरवाजा लगाया और उसने कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं तो बच्चा हूं और आज से आपके साथ ही रहूंगा। आप मेरे मालिक हो। बच्चे ने अपनी तुतलाती हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारा मालिक हूं? तुमसे किसने कहा? आर्यन ने भवें सिकोड़ते हुए कहा। बच्चों के मरने पर हमारी आत्मा को एक मालिक चुनना होता है जो दिल का साफ हो, हमेशा दूसरों की मदद करता हो। मुझे आप दिखाई दिए तो आप मेरे मालिक हो गए। बच्चे ने आंखें छोटी करके अपने दांत दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? आर्यन ने अपने घुटनों पर आकर कहा। हाँ, और जानते हो मेरे पास सुपर पावर्स भी हैं। मैं कुछ देर के लिए किसी की भी सेंस खत्म कर सकता हूं। बच्चे ने थोड़ा इतराते हुए कहा। अच्छा, करके दिखाओ। आर्यन ने आजमाने के लिए बच्चे से कहा। इसके बाद वो दोनों डिनर टेबल पर वापस आ गए थे। आर्यन ने सिमरन की ओर इशारा किया, जिसके बाद उस बच्चे ने सिमरन के पास जाकर उसे टच किया। तभी सिमरन खाते खाते एकदम रुक गई। ये सब्जी अभी तक तो ठीक थी, पर एकदम से इसका टेस्ट कैसे चला गया? सिमरन ने सब्जी को देखते हुए कहा। ठीक तो है। दादी और दादा ने सब्जी टेस्ट करते हुए कहा। आर्यन और बच्चा दोनों जोर जोर से हंसने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन हंस क्यों रहा है। आर्यन ने तभी फटाफट खाना खाया और बच्चे के साथ बाहर चला गया। आज से तुम्हारा नाम चीकू। आर्यन ने चीकू को गोद में उठाते हुए कहा। मुझे नाम अच्छा लगा। चीकू ने आर्यन के गाल पर किस करते हुए कहा। मेरे पास ना एक और पावर है। मैं किसी भी इंसान की कोई क्वालिटी लेकर कुछ देर के लिए किसी को दे सकता हूं। सच में? ये सुनकर आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गईं। चीकू की ये पावर चेक करने के लिए चीकू एक दुकान पर खड़े पहलवान के पास गया और उसे छूकर उससे ताकत ले ली और आर्यन को दे दी।
जिसके बाद फिर आर्यन ने एक ही हाथ से मोटरसाइकिल उठा दी। फिर कुछ ही देर में वो ताकत वापस पहलवान के पास चली गई। आर्यन और चीकू खूब हंसी मजाक करते हुए वापस घर आ गए। घर आकर आर्यन को याद आया कि सिमरन को नए टास्क के बारे में बताना है ताकि वो कोई तरीका बता सके। सिमरन, तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर आर्यन अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ ही देर में सिमरन भी उसके कमरे में आ गई। बोलो, क्या बात है? सिमरन ने दरवाजा लगाते हुए कहा। चीकू, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। किससे बात कर रहे हो तुम? सिमरन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर शांत होकर आर्यन ने कहा, नया टास्क मिला है जो कल रात से शुरू होगा। यह सुनते ही सिमरन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या है टास्क? सिमरन ने डरते डरते पूछा। मुझे एक जिंदा औरत का दिल निकाल कर लाना है। आर्यन ने अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? सिमरन ने धीमी आवाज में गुस्सा दिखाते हुए कहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आर्यन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सुनो, पिछले टास्क में भी दिमाग का खेल था। हो सकता है सोचने पर इस टास्क का भी कोई दूसरा रास्ता निकल जाए। सिमरन ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है सिमरन। एक काम करो, कल शाम तो मुझे अस्पताल में मिलो, वहीं पर बात करते हैं। यह कहकर सिमरन वहां से चली गई। फिर अगले दिन आर्यन शाम होते ही अस्पताल पहुंच गया। अभी तक उसे कोई रास्ता नहीं सूझा था। तुम्हें कोई तरीका मिला? आर्यन ने सिमरन से पूछा। अभी तक तो नहीं, सिमरन ने कहा। और किसी जिंदा औरत का दिल निकालोगे तो वो मर जाएगी, हत्या का पाप लगेगा तुम पे और तुम्हारी नैतिकता कम हो जाएगी। तभी आर्यन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? किसी मरीज का दिल का ऑपरेशन करके उसका दिल निकाल लें और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का दिल ट्रांसप्लांट कर दें जो कुछ ही देर में मरने वाला हो। आर्यन ने सिमरन से पूछा। तुम पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो हार्ट के ऑपरेशन में कितना खतरा होता है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, सिमरन ने कुछ देर सोचते हुए कहा। अगर ये नहीं तो कोई दूसरा रास्ता सोचो। टास्क शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। आर्यन ने घड़ी देखते हुए कहा। फिर देखते ही देखते 1 घंटा भी गुजर गया। तभी आर्यन को एक जोरों की आवाज सुनाई दी। आपका टास्क शुरू होता है। ये आवाज सुनते ही आर्यन और भी घबरा गया। वो नहीं जानता था कि क्या करना है। अब सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सिमरन और अभिषेक की जान भी दांव पर लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता बताओ, वरना मैं यहीं किसी का खून करके उसका हार्ट निकाल लूंगा, आर्यन ने लगभग चिल्लाते हुए सिमरन से कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आर्यन, सिमरन ने आर्यन के कंधों को झकझोरते हुए कहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आर्यन अपना आपा भी खोता जा रहा था। अब लास्ट के 20 मिनट ही बचे थे। तभी सिमरन दौड़ती हुई आई। फटाफट मेरे साथ चलो। सिमरन आर्यन को हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए लेकर गई। वो दोनों डिलीवरी रूम में थे। वहां से एक औरत की दर्द से चीखने की आवाज आ रही थी। हमारा टास्क यहीं पूरा होगा, सिमरन ने आर्यन को भरोसा दिलाते हुए कहा। आर्यन भी अब समझ चुका था। कुछ देर उस औरत का चीखना जारी रहा। फिर उसकी आवाज कम होती गई और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। तभी आर्यन ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहने लगा, ये लो, एक जिंदा औरत का दिल। मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया है। टास्क में हार्ट लाने को कहा था, बच्चा लाने के लिए नहीं। आर्यन को रोबोटिक आवाज सुनाई दी, लेकिन एक औरत के लिए उसका बच्चा ही उसका दिल होता है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई में तुम समझदार तो हो। तुम अगले टास्क के लिए आगे जाना डिजर्व करते हो। तो मुबारक हो, तुमने ये टास्क भी पूरा कर लिया है। इसे पूरा करने के इनाम में तुम्हें 10% अनुभव दिया जाता है। अब अगले टास्क के लिए गेम का दरवाजा 3 दिनों बाद खुलेगा। याद रहे, वो पूरा टास्क सिर्फ एक चीज के सहारे जीता जा सकता है, और वो क्या चीज है ये तुम्हें ढूंढना है। उसे खोजने के लिए एक पहेली देता हूँ। मुझे मानो तो मैं सब कुछ हूँ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। शाह, आर्यन ने खुद पर ही हंसते हुए कहा। क्या हो गया? सिमरन ने आर्यन के पास जाते हुए कहा। यह टास्क तो पूरा हो गया और अगले टास्क का भी बता दिया। ये कहते ही आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या है टास्क? सिमरन ने पूछा।
टास्क तो पता नहीं, पर कहा है कि पहेली का जवाब मिल गया तो टास्क आसानी से पूरा हो जाएगा। आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा। और क्या है वो पहेली? सिमरन ने कहा। मुझे मानो तो मैं सब कुछ हूं और ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये कहते ही आर्यन ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। आर्यन और सिमरन पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्यन के पास समर का फोन आया। कहां पर हो? समर ने पूछा। अस्पताल में हूं, टास्क पूरा करने आया था। आर्यन ने उदासी भरे भाव से कहा। तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी है। तुम्हें कल सुबह 5 लेवल के ऑफिसर से मिलने जाना है। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका सही सही जवाब दे देना। ये कहते ही समर ने फोन काट दिया। ये साले चाहते क्या हैं? ये कहते हुए आर्यन ने गुस्से में अपना हाथ जमीन पर पटक दिया। क्या बात हो गई? सिमरन ने आर्यन को संभालते हुए कहा। इनकी मदद करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। जो काम इनसे नहीं हो रहा था वो मैंने कर दिया तो इस बात पर इनको विश्वास ही नहीं है, इसीलिए मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई है। आर्यन ने उसी गुस्से वाले अंदाज में कहा। तुम चिंता मत करो, वो जो भी सवाल पूछें उनका सीधा सीधा जवाब दे देना। सिमरन ने कहा। जिस दिन मैं अभिषेक को वापस ले आया ना, उसी दिन यहां से जॉब छोड़ दूंगा। आर्यन बुदबुदाया। अगले दिन आर्यन हेड ऑफिस में बैठा था। एक ऑफिस बॉय ने आकर उससे कहा, सर आप अंदर जा सकते हैं। आर्यन फिर धीमे कदमों से ऑफिस के अंदर घुस गया। उसे सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसने अपनी पीठ आर्यन की तरफ कर रखी थी और शीशे से वो बाहर के शहर को देख रहा था। कब तक वहां खड़े रहोगे? आकर बैठ जाओ। 5 लेवल के अधिकारी मिस्टर संभव ने कहा। आर्यन चुपचाप जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही मिस्टर संभव कुर्सी घुमाकर आर्यन की तरफ मुड़े। उनके हाथ में एक सिगार थी। काला सूट पहने किसी शहर के अमीर आदमी से कम नहीं लग रहे थे वो। आर्यन कुछ सोच पाता इससे पहले उन्होंने फिर से कहा, हमारे पास सबूत है कि तुमने विक्रम को मरवाने में डेविड की मदद की थी और तुम डेविड के लिए काम करते हो। और फिर जब तुम्हें लगा कि डेविड पकड़ा जा सकता है तो तुमने खुद को बचाने के लिए डेविड को मार दिया। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? मिस्टर संभव ने एक कागज आर्यन को दिखाते हुए कहा। क्या आर्यन सच में डेविड से मिला हुआ था? अगर नहीं तो वो कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।